गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सोलर सिस्टम क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सौरमंडल जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सौरमंडल सोलर सिस्टम मीन्स सोलर, इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों सौर मंडल है, उसमें हम लोग सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ जानकारी पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में इन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सूर्य का है ना, सूर्य के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सूर्य यह क्या है दोस्तों, सूर्य क्या है, सौरमंडल का एक क्या है, केंद्र है। ठीक है, इसका जो व्यास है दोस्तों, है ना, तो कितना है, 13,90,000 किलोमीटर है दोस्तों। जो सूर्य का जो व्यास है कितना है, 13,90,000 किलोमीटर है दोस्तों, है ना। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। जो जो सूर्य है दोस्तों, है ना, पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है। ठीक है, और जो सूर्य बना है दोस्तों, ये किस चीज से बना है ना। तो हम लोग यहाँ पर जैसे जानेंगे कि सूर्य जो है हम लोग को किस चीज से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, सूर्य हो गया। ठीक है, पृथ्वी से 109 गुना कितना है, बड़ा है ना। और इसका जो जैसे कि दोस्तों सूर्य है, इसका व्यास कितना है, तो सूर्य का जो व्यास है दोस्तों कितना है, 13 लाख, कितना है, 13 लाख, 13,90,000, 13,90,000 है दोस्तों। ठीक है, कितना है इसका व्यास, तो 13,90,000 किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। जैसे सूर्य है दोस्तों, ये पृथ्वी से, जैसे पृथ्वी इतना बड़ा है, तो जो सूर्य है सो इससे कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। ठीक है, और ये जो बना हुआ है दोस्तों, सूर्य जो बना हुआ है किससे बना है, तो हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना हुआ है। किससे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से, किससे, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से, है ना, दोनों से मिलकर ये क्या है, बना हुआ है। और ये दोस्तों जैसे कि हाइड्रोजन से संलयन होकर, है ना, संलयन विधि द्वारा वो चेंज होकर क्या चीज बनता है, हीलियम बनता है ना। तो दोनों चीजों के गैसों का मिश्रण है। ठीक है, और सबसे पहली बात है दोस्तों कि ये सूर्य जो है सो गैस का एक क्या है, गोला है। ये गैस के गोला, या तो ये गैस का मतलब एक बॉल समझिए, है ना। तो गैस से जो बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको निहारिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निहारिका बोला जाता है। ठीक है, जैसे गैस का जो गोला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निहारिका बोलेंगे। ठीक है, और उससे जैसे गैस है जो, उससे जलने से, गैस को जलने से हाइड्रोजन हीलियम जो है ना, गैस जलेगा तो क्या चीज बन जाता है, वो सूर्य का निर्माण होता है। और सूर्य के निर्माण होने से, है ना, उसमें कौन सा गैस के कारण जलता है, हाइड्रोजन और हीलियम के कारण, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ये क्या होता है, जलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जैसे डिस्कस करेंगे। और अभी ये हो गया। और यहाँ सूर्य 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 के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना, ग्रह सभी टिके हुए हैं। जैसे ये जो है दोस्तों, जो ग्रह है ना, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है क्या है, सभी ग्रह टिके हुए हैं। जैसे वो लटका हुआ है ना। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। जो सूर्य है ये क्या करता है, सूर्य है सो आकाश गंगा है, उसका क्या करता है, परिक्रमा करता है। ठीक है, और परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं दोस्तों, है ना। सूर्य को परिक्रमा करने में कितना लगता है, 22 से 25 करोड़ वर्ष लगता है, यानी बहुत दिन लग जाता है दोस्तों। ठीक है, सूर्य 151 किलोमीटर, है ना, 151 किलोमीटर प्रति सेकंड की परिक्रमा करता है। सूर्य अपनी जगह में नहीं घूमता है। जो सूर्य है दोस्तों, वो क्या है, अपनी जगह में नहीं घूमता है। तो अब यहाँ पर इतना डिस्कस करने के बाद दोस्तों, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम लोग चैप्टर में अब इन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब चैप्टर शुरू करेंगे दोस्तों। देखिए, सूर्य दिन में चमकता है, सूर्य दिन में चमकता है, क्यों चमकता है, देखिए, कोई भी तारा कोई भी तारा का अपना प्रकाश होना चाहिए, है ना। कोई भी तारा को क्या होना चाहिए, अपना प्रकाश होना चाहिए, लाइट होने चाहिए, और क्या होना चाहिए,
तो कोई भी तारा का क्या होता है दोस्तों, तो अपना लाइट होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, हीट भी होना जरूरी है ना। तो सूर्य सूर्य एक क्या है, सूर्य एक तारा है, इसलिए क्या होता है, ये दिन में चमकता है ना। तो हीट भी है, सूर्य में हीट भी है और क्या है, और इसका अपना प्रकाश भी है, इसलिए क्या होता है, ये चमकता है। अब यहाँ पर हम लोग अब चैप्टर में इन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य दिन में चमकता है और अपनी किरणों के चारों ओर बिखेरता है, जैसे कि दिन इसका जैसे सूर्य है, सूर्य में अपना उसका तारा है ना, इसलिए क्या होता है, चमकता है ना। और चारों ओर किरणों किरणों को चारों ओर बिखरता है, क्यों बिखरता है, तो उसका अपना लाइट है, ठीक है। परंतु सूर्यास्त के बाद संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार है ना वस्तुओं से भर जाता है। मतलब छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं का भर जाना, मतलब सारे जगह तारे हो जाते हैं, है ना। छोटे छोटे जो तारे हैं, बहुत दूर रहने के कारण ये तारा हम लोग को क्या नजर आती है, छोटे छोटे नजर आते हैं, ठीक है। और चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, यानी तारा जो है सो चमकता है, बहुत दूर रहने के कारण हम लोग को छोटा छोटा दिखाई देता है। जिनमें से कुछ तारे चमकीले होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, है ना। और कुछ धुंधले होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, धुंधले। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, और कुछ जो तारे हैं दोस्तों वो क्या है, टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं में कुछ ही टिमटिमाहट अंश से अलग होती है ना। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा की दिखाई पड़ता है। मतलब बोल रहा है कि दोस्तों इस चमकीली है ना, चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन, जैसे हर शाम जब होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है, जो चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या होती है, चमकती रहती है। तो हर शाम में हम लोग प्रतिदिन क्या करते हैं, चंद्रमा में ये चमकते हुए दिखाई देता है। या चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखाई देता है, जैसे कि दोस्तों आज इतना छोटा दिखाई दिया तो कल बड़ा दिखाई देता है ना। तो हर समय वो क्या होता है, अपना आकार वह बदलते रहता है दिन प्रतिदिन, है ना। तो पूर्ण चंद्र एक महीने में एक बार दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूर्ण चंद्र जो है, जैसे पूरा चांद एक महीने में मात्र कितना बार देखा जा सकता है, तो एक ही बार देखा जा सकता है ना। कितने बार, तो एक ही बार। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। जैसे जिस दिन दोस्तों पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, उस रात को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णिमा वाली रात बोला जाता है ना। और 15 दिनों के पश्चात, है ना, कितने दिनों, तो 15 दिनों के पश्चात इस स्थिति में, है ना, इस परिस्थिति में क्या होता है, बदलाव दिखता है। 15 दिन के बाद वो क्या होता है, बदलाव होने लगता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है। क्यों होता है, बदलाव क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इस समय जो होता है चंद्रमा का काला जो भाग होता है दोस्तों, पृथ्वी की तरफ क्या होता है ना। जिस कारण से ये क्या होता है, हम लोग को ये चेंज दिखाई पड़ता है ना। तो यही दोस्तों हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी है तो किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी। इसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण। इसका अर्थ क्या होता है, ज्योग्राफी का जो ग्रीक भाषा से लिया गया है उसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण, है ना। या दो ग्रीक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ग्रीक भाषा से कितने शब्दों से, दो शब्दों, एक जियो है ना प्लस ग्राफिया, है ना, जियोग्राफी, है ना। जियो मीन्स क्या होता है, पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी। और ग्राफिया के मीन्स क्या होता है, उसका लिखना, है ना। जियोग्राफी मतलब जियोग्राफी है ना, ज्योग्राफी है जैसे, तो उसका क्या है, उसका अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है दोस्तों। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बताने वाले हैं आपको, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है दोस्तों कि इसका अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या है ना। तो जियो प्लस लॉजी, जियोलॉजी, है ना, ये पृथ्वी का अध्ययन, जियो प्लस लॉजी, है ना, लॉजी है, ठीक है। पृथ्वी का अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो जियोलॉजिया बोला जाता है, ठीक है। जियोमेट्रो के द्वारा पृथ्वी का मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। जियो वाइड, है ना, वाइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप ये इसका क्या होता है, मतलब इसका अध्ययन किया जाता है ना। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नए चंद्रमा की रात्रि
यहाँ क्वेश्चन है कि नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। मतलब जो जैसे कि यहाँ पर 15 दिन हो जाने के बाद वो काला दिखाई देने लगता है, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे पृथ्वी का वो चंद्रमा का जो काला भाग है पृथ्वी की तरफ हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है, काला दिखाई देने लगता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नए चंद्रमा की रात्रि या उसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या का दिन जो होता है दोस्तों, अमावस्या के दिन, जैसे कि अमावस्या के दिन पूरा अंधेरा होता है, उस दिन पूरा एक हल्का सा भी दिखाई नहीं देगा। और जिस दिन पूर्णिमा रहेगा उस दिन आपको लाइट दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। तो चंद्र जिस दिन पूर्णिमा रहता है उस दिन, और अमावस्या के दिन पूरा अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरा मीन्स अंधेरा पूरा ब्लैक दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, अमावस्या की रात अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। जो मतलब बोल रहा है अमावस्या के रात में अवलोकन हम लोग तभी कर सकते हैं जब क्या हो, आसमान साफ होना चाहिए तभी, है ना। तो इसका हम लोग अच्छा से हम लोग अमावस्या का उसे उस रात को हम लोग अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हम दिन दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। जैसे कि दिन के समय में हम लोग क्या चंद्रमा को देखते हैं नहीं, तारे को देख पाते हैं नहीं। क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक, है ना, तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है दोस्तों, वो अधिक तेज से पड़ता है, तो हम लोग क्या सूरज को देख पाते हैं नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग को क्या होता है, अत्यधिक तेज से दिखाई देने के कारण हम लोग क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, सूर्य, चंद्रमा, तारे एवं सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे एवं वे सारी वस्तुएं जो रात के समय, कब, तो रात के समय आसमान में चमकती है, उसी को क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड कहलाती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा, तारे एवं जो भी है रात में जो चमकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं, है ना। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी भी सभी खगोलीय पिंड का एक भाग है। हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का क्या है, भाग है। ये सारे खगोलीय पिंड, है ना, क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह सारे समूह में बटे हुए हैं। ये जो हम लोग का खगोलीय पिंड है वो किस तरह बटे हुए हैं, तारे में बटे हुए हैं, ग्रह में बटे हुए हैं, उपग्रह में बटे हुए हैं, है ना। और क्षुद्र ग्रह हो गया, है ना, क्षुद्र ग्रह, ये समूह में हम लोग का क्या है, बटे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। मतलब जो बहुत ऐसे खगोलीय पिंड हैं वो बड़ा भी होते हैं और उसके साथ क्या होता है, गर्म भी होता है। ये गैस से बने होते हैं। जितने भी खगोलीय पिंड हैं दोस्तों, है ना, बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं, वो किस चीज से बने हुए हैं, गैस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। अपनी, है ना, पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। जितने भी खगोलीय पिंड है दोस्तों, उसमें अपना उसकी अपने अपने उष्मा तथा प्रकाश दोनों होता है, जिसे उत्सर्जित करते हैं, है ना। वे खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जिसका जो भी तारा, है ना, जो भी तारा जिसका लाइट होगा, है ना, लाइट प्लस उसका अपना हीट होगा, लाइट प्लस हीट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तारा, तारा बोलेंगे, है ना, उसी को तारा बोलेंगे, ठीक है। जैसे सूर्य, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य एक तारा है कि नहीं, तो सूर्य एक तारा है। क्यों, तो सूर्य का अपना प्रकाश भी है और उसका अपना हीट भी है, तो ये क्या है, तारा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तारा कहते हैं, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। क्यों, तो इसका अपना लाइट भी है और इसका अपना हीट है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तारा बोलेंगे। सूर्यास्त के पश्चात रात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण, है ना, अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। मतलब जितने भी तारे हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ये बहुत ज्यादा दूर होने के कारण क्या है, हम लोग को छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। तथा हम लोग इसकी इसकी ऊष्मा या प्रकाश का महसूस नहीं करते हैं। जैसे जितने भी तारे हैं, क्या हम लोग उसका प्रकाश आता है और उसका हीट आता है, तो हम लोग उसका हीट का हम लोग क्या करते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस ये अगर यदि आप बोलेगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि मून, है ना, चंद्रमा एक तारा है, नहीं, क्योंकि उसका अपना
क्या है, हीट नहीं है ना, हीट नहीं, तो वो क्या है, तारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारित तारों की सहायता से करते थे। मतलब बहुत ज्यादा पहले दोस्तों, है ना, प्राचीन काल में, है ना, कब, प्राचीन काल में बहुत पहले रात्रि की दिशा क्या क्या होता था, तारों की सहायता से हम लोग क्या करते थे, निर्धारित करते थे। उत्तरी तारा, है ना, उत्तरी तारा को उत्तर दिशा, उत्तरी तारा को उत्तरी दिशा को बतलाता था, और उसे इसे धूर तारा भी कहा जाता है। धूर तारा आने मतलब जो होता था दोस्तों, धूर तारा जो होता था, किधर होता था, उत्तर दिशा की ओर होता था, है ना। जैसे कि यहाँ ये मैप हो गया, कभी भी मैप के अनुसार दोस्तों, इधर पूरब हो जाएगा, ईस्ट हो गया, है ना, इधर क्या है, ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, क्या है, वेस्ट हो गया, है ना, इधर साउथ हो गया, और इधर नॉर्थ हो गया। तो ध्रुव तारा जो रहता था दोस्तों, ये उत्तर दिशा की होता था। उत्तर दिशा आने, इधर दक्षिण हो गया, उत्तर, तो ऊपर की ओर जैसे होता था दोस्तों, उसी को क्या बोला जाता था, ध्रुव तारा बोला जाता, पोल स्टार बोला जाता था, उसी को क्या बोला जाता था, पोल स्टार, क्या, पोल स्टार, पोल स्टार उसी को बोला जाता था, है ना, पोल स्टार, उसी को क्या बोला जाता था, पोल स्टार, STAR, है ना, पोल स्टार बोला जाता था, उसी को क्या बोला जाता था, पोल स्टार कहा जाता था। यह आसमान हमें एक ही स्थान पर, है ना, रखता था, पर सप्तऋषि की सहायता से, किसकी सहायता से, हम, है ना, हम सप्तऋषि तारा की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं, है ना। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते, कुछ खगोलीय पिंड है भी दोस्तों, उसका अपना क्या है, अपना, उसका, जैसे कुछ खगोलीय पिंड है, उसका अपना भी क्या है, उसका अपना प्रकाश नहीं है ना। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे कि उसका अपना, तारों का अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, वे तारे जो प्रकाश के, है ना, वे तारे जो प्रकाश को प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी, है ना, अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड ग्रह कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड ग्रह कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में इसी को प्लेनेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेनेट कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेनेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं, है ना, प्लेनेट कहते हैं, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, प्लेनेट कहते हैं। और उसके बाद जो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनेट कहते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, जो ग्रीक भाषा के प्लेटाइड से है, जो ग्रीक भाषा से कहाँ से लिया गया है, जो प्लेनेट है दोस्तों, प्लेटाइड से लिया गया है। ठीक है, सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, क्या होता है, परिभ्रमक, परिभ्रमक आने चारों तरफ घूमने वाले होता है ना, वो क्या करते हैं, चारों ओर भ्रमण करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग अब चलेंगे दोस्तों, सौर मंडल, क्या है, सौर मंडल। तो सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर क्या है, सौरमंडल का निर्माण करता है। जैसे सौरमंडल है, इसमें टोटल कितने ग्रह हैं एवं उपग्रह, तो 8, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर बने हैं। ठीक है, बने हैं। ठीक है, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, सौर परिवार भी कहा जाता है। ये सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, मतलब ये आठों जो है दोस्तों, सौर परिवार है ना, सौर मंडल है, इसका मुखिया कौन होता है, मेन जो होता है कौन है, तो सूर्य है, कौन है, सूर्य है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अब सूर्य के बारे में, है ना। तो सूर्य का सबसे बड़ा रहस्य यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, सौर मंडल में, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, कहाँ स्थित है, केंद्र में। इसकी व्यास लगभग 109 गुना, है ना, ज्यादा है, पृथ्वी से 109 गुना क्या है, ज्यादा है, कितना है, 109 गुना। पृथ्वी का खिंचाव बल सौरमंडल
है ना, सौरमंडल, है ना, बल, खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है ना। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है। सूर्य जो है दोस्तों सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र क्या है, साधन है, एकमात्र साधन है। पृथ्वी, परंतु पृथ्वी पर इसकी, है ना, अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं। इसकी जो है पृथ्वी में हम लोग क्या करते हैं, इसकी तेज ऊष्मा को हम लोग क्या करते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य है, सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक नजदीक का तारा होने के बावजूद भी हमें काफी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 115, है ना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना। कितना है, तो 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, सूर्य से निकली ऊर्जा छोटा सा भाग मात्र 2 अरबवां हिस्सा है पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा 48% ही वायुमंडल को गर्म करने में आता है ना, और शेष ऊर्जा ऊर्जा है अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। मतलब टोटल हम लोग को कितना परसेंट मिलता है, 48% ही वायुमंडल को गर्म करने में काम आता है ना। बाकी सभी क्या हो जाता है, अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है, मतलब वहीं पर रह जाती है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि सबसे, है ना, ग्रह ग्रह जो है दोस्तों, जो सबसे छोटा ग्रह है, छोटा ग्रह है सो कौन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए फिगर में यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, तो बुध है। सबसे छोटा कौन है दोस्तों, तो बुध है सबसे छोटा। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा है सो मरकरी है, बुध है। ठीक है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद कौन है, शुक्र है, यहाँ पर शुक्र दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका पृथ्वी है, उसके बाद क्या है, पृथ्वी है ना। उसके बाद मंगल है, उसके बाद कौन है, मंगल है। ठीक है, और उसके बाद कौन है दोस्तों, तो बृहस्पति है, उसके बाद बृहस्पति, है ना। तो जैसे कि ग्रह जो सबसे छोटा बुध, है ना, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, और सबसे बड़ा तो बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति, है ना, सबसे बड़ा बृहस्पति। जो इसका कितने उपग्रह हैं, 67। अभी तो तत्काल हम लोग 69 यहाँ पर रिसर्च के अनुसार 69 यहाँ पर अभी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, 67 अभी तत्काल में दिखाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे हो गया ये सबसे बड़ा बृहस्पति, यूरेनस, उसके बाद शनि, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद ये सभी है। तो ये सभी जो ग्रह है दोस्तों, है ना, जो ये सभी जैसे मंगल, बुध, है ना, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, ये सभी को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये सभी को क्या बोला जाता है, आंतरिक ग्रह। क्या बोला जाता है, आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति हो गया, यूरेनस हो गया, शनि हो गया, नेपच्यून हो गया, ये सभी को बाह्य ग्रह बोला जाता है। ये सभी जो ग्रह है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, बाह्य ग्रह, है ना। तो जैसे कि छोटा इधर से, जैसे सबसे पहले बुध, उसके बाद मंगल, है ना, बुध हो गया, शुक्र हो गया, शुक्र हो गया, यहाँ पृथ्वी हो गया, है ना, उसके बाद क्या है, तो मंगल हो गया, जैसे यहाँ मंगल है। ये सभी जो है दोस्तों, ये क्या है, आंतरिक ग्रह है। क्या है, आंतरिक ग्रह। अब यहाँ शुक्र हो गया, है ना, शुक्र हो गया, और यहाँ क्या है, शनि हो गया, शनि, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य ग्रह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्य ग्रह बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं सूर्य। सूर्य ऊर्जा की शक्ति का भंडार है। सूर्य में ऊर्जा शक्ति का भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों का विशाल भंडार है। जो सूर्य है दोस्तों, ये किससे मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन एवं हीलियम, है ना। ये किससे बना है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस से मिलकर बना है। ठीक है, हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम जो रहता है दोस्तों, ये संलयन होकर किस चीज हो जाता है, हाइड्रोजन का निर्माण करता है। और ये जो आग का गोला है उसी को सूर्य 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 है। सूर्य क्या है, तारा है। ठीक है, अब यहाँ ग्रह, है ना, ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है, तो टोटल 8 ग्रह। ये सभी दूरी के अनुसार, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, ये सभी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सबसे छोटा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये आकार के अनुसार है। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का सबसे
सबसे छोटा क्रम इस प्रकार से है, जैसे सबसे छोटा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो जो ग्रह हैं दोस्तों, है ना, ये हो गया सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, उसके बाद शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये अगर यदि बड़ा के अनुसार से बोलिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा से इधर छोटा की ओर गया है ना। ये जो ग्राफ जो दिखाया गया है, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा कौन? बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा नेपच्यून, उससे छोटा सॉरी यूरेनस, उससे छोटा नेपच्यून, और उससे छोटा और पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र, उससे छोटा मंगल, और सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा कौन है? बुध, है ना। तो ये आकार के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, है ना। ग्रहों के आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह में बांटा गया। जैसे कि दोस्तों, जो नजदीक में ग्रह हैं उसी को आंतरिक ग्रह बोला जाता है, एवं जो दूर में है उसको बाह्य ग्रह में बांटा गया है। तो ग्रहों को टोटल कितने टाइप में बांटा गया है दूरी के अनुसार? तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि आंतरिक ग्रह कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी क्या है? आंतरिक ग्रह है। ये क्या है? आंतरिक ग्रह। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह। ये कौन है? आंतरिक ग्रह, है ना। सूर्य से नजदीक है, ये सूर्य से नजदीक है, और ये सभी जो है, जो चारों है आंतरिक ग्रह हैं, वो सूर्य से क्या है? नजदीक है। आकार में छोटे हैं, आकार में कैसे? छोटे हैं, तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी है। ये जो सब बने हुए हैं, किस चीज से बने हुए? चट्टान से बने हुए हैं, है ना, चट्टान से बने हुए हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून बाह्य ग्रह है ना। तो बाह्य ग्रह कौन कौन है दोस्तों? जो बाह्य ग्रह है, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह हैं। ये सूर्य से दूर स्थित है, ये सभी जो है कहाँ है? दूर में स्थित है। आकार में बड़े हैं तथा गैस से बने होने के कारण हल्के हैं। ये सभी जो है क्या है? गैस से बना हुआ है। कौन कौन? ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी क्या है? ये सभी है सो गैस है, जिसके कारण से ये सब क्या है? हल्के हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, है ना, एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार, ये कक्षाएं कहलाते हैं। दीर्घवृत्ताकार, ये कक्षाएं कहलाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुध। कौन सा? बुध, सबसे छोटा बुध, और सबसे देखिए सबसे छोटा ग्रह बुध। कौन है? बुध। बुध पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है। बुध जो है सूर्य से क्या है? सबसे नजदीक ग्रह है। यह इसका आकार सबसे छोटा है, और बुध का जो है सबसे आकार जो है सबसे छोटा है। अपनी कक्षा में, है ना, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। सौरमंडल में सबसे अधिक ऊंचा, है ना, ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर अवस्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। शुक्र सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। जो शुक्र है वो सूर्य से दूरी के अनुसार ये क्या है? दूसरा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब आकार की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। कौन है? शुक्र है ना, गर्म ग्रह। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को क्या बोला जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको बोला जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। लगभग जैसे कि जो शुक्र है, ये पृथ्वी आकार एवं, है ना, आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसी को जुड़वा बहन कहा जाता है, या तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, यह ग्रह सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है। यह ग्रह को सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है, इसलिए इसे सुबह का तारा या
मॉर्निंग स्टार कहा जाता है ना। शाम का तारा, भोर का तारा, है ना, भोर का तारा, सुबह का तारा या मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, और शाम तारा को इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इवनिंग स्टार कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट हम लोग मंगल ग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी के लगभग आधा है। मतलब जो मंगल ग्रह है दोस्तों, जैसे पृथ्वी इतना बड़ा है, तो मंगल ग्रह कितना है? इतना बड़ा है ना। जैसे पृथ्वी ये पूरा हो गया पृथ्वी, और उसका आधा है सो कौन है? मंगल है। ठीक है, आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। मतलब जो मंगल ग्रह है, सूर्य की दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। पृथ्वी की सतह है ना, मंगल एक धरातलीय धरातलीय वाला ग्रह है। अपने भौगोलिक विशेषताओं अलावा मंगल ग्रह के घूर्णन काल मौसमी चक्र में पृथ्वी में समान है। मतलब बोलता है दोस्तों कि मंगल ग्रह में जैसे जिस तरह पृथ्वी में रहने और ये सब का व्यवस्था है, तो उसी तरह मंगल में भी जिसका मतलब खोज किया गया है। मंगल ग्रह में घूर्णन काल एवं मौसमी चक्र पृथ्वी के समान लगभग है ना। जिस कारण से अभी अनुमान लगाया गया है कि मंगल ग्रह में भी लोग रह सकते हैं, है ना। बृहस्पति ग्रह, यह ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार यह पांचवा ग्रह है। सूर्य की दूरी से अनुसार ये कौन सा ग्रह है? पांचवा ग्रह है ना। सारे ग्रहों के अपेक्षा बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह है। सभी ग्रहों के अपेक्षा बृहस्पति का सबसे क्या है? अधिक उपग्रह है। कितना है? तो 67 है। कितना है? 67 है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक है, एक ट्रिक है। या तो आप इसको आप एक आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ना, सूर्य के दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम इस प्रकार आसानी से हम लोग क्या करते हैं? याद रख सकते हैं, है ना। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व यस नट्स, है ना। तो माई, माई मरकरी हो जाएगा, वी से वेनस हो जाएगा, है ना। और ई से क्या हो जाएगा? ये सॉरी, ई से जैसे हो गया यूरेनस, है ना। सॉरी, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ई से जैसे अर्थ हो गया, है ना। यहाँ अर्थ हो गया, सॉरी, हाँ, अर्थ हो गया, अर्थ हो गया। एम से मरकरी ये हो गया, है ना। जस्ट ये सर्व हो गया। तो ये सभी ये ट्रिक के द्वारा आने सूर्य के जो है, सूर्य से दूरी के अनुसार इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कौन सा देखेंगे? शनि। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। शनि को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। इसके चारों ओर चमकीला छाला है। इसके चारों ओर क्या है? चमकीला छाला है। सूर्य की दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। ये कौन सा ग्रह है? छठा ग्रह। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब बोल रहा है दोस्तों कि सौरमंडल में सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद दूसरा जो ग्रह है कौन है? शनि ही है ना। शनि, शनि के 62 उपग्रह है। शनि के टोटल कितने उपग्रह हैं? और 62 है। और बृहस्पति का 67 है। ठीक है, जिसे इसमें है ना इतने उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन है? टाइटन, है ना। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% किससे? हेलियम से होल मिलकर बनी है ना। यह जल, मीथेन, अमोनिया, पत्थर, बर्फ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। शनि ग्रह में क्या क्या पाए जाते हैं? तो जल, मीथेन, अमोनिया, पत्थर, बर्फ पत्थर, ये सभी क्या है? बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। यूरेनस, अब किसके बारे में जानेंगे? यूरेनस। यूरेनस के चारों ओर छल्ला है। क्या है? यूरेनस के और चारों ओर छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह शांतमा ग्रह है ना। आकार की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है ना। अब सबसे बड़ा ग्रह है, विशाल, है ना। हर्शल यूरेनस की खोज की थी। विलियम विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि किसका यूरेनस की खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शल ने किया था। किसने किया था? विलियम हर्शल ने किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग नेपच्यून के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यह आकार में बनावट यूरेनस के समान है। ये किसके समान है? यूरेनस के समान है ना।
आकार की दृष्टि से यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक उपग्रह माना जाता था, परंतु राष्ट्रीय है ना अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने है ना अपनी अपनी बैठक के अनुसार अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड है ना सिरिस तथा प्लूटो बौने ग्रह। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि बौना ग्रह किससे बोला जाता है? नेपच्यून है ना। तो इसका ट्रिक के साथ चुन चुन मतलब चुनु 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 रहता है, तो चुनु चुनु हम लोग किसको बोलते हैं? बौने जो छोटा छोटा बाबू लोग रहता है उसको चुनु मुनु बोलते हैं है ना। तो बौना ग्रह किसको बोलेंगे? तो नेपच्यून को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? नेपच्यून को बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पृथ्वी। किसके बारे में? पृथ्वी, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। सूर्य की दूरी से है ना हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी है। आंतरिक ग्रह मतलब जो चार था आंतरिक ग्रह, उसमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। यहाँ अपना है ना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा उष्मा सूर्य की प्राप्ति करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है वह ध्रुव तारा के पास है ना थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके भू आब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भू आब कहा जाता है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान के आकार। पृथ्वी के समान के आकार है ना। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां समझता है ना पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है ना। यहाँ पर वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। कौन कौन सा गैसें पाई जाती है पृथ्वी में? वायु है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसी गैसें पाई जाती है। ये गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। मतलब ये पृथ्वी के जीवन के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें, वायु, ये सभी चीजें सो पृथ्वी जीवन के लिए आवश्यक है। ये सारे है ना। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है। इसमें भी पानी भी उपस्थित है पृथ्वी में है ना, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारण से पृथ्वी है ना पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। यहाँ अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, हवा है ना, नाइट्रोजन है, यहाँ पानी है। इसलिए पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे क्या है? अद्भुत ग्रह माना जाता है। मतलब एक तरह से बहुत अच्छा माना जाता है ना। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग के दिखाई देते हैं। तो नीला ग्रह किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है ना, क्योंकि ये 2/3 सतह पानी से ढके हुए हैं। कितना? 2/3। इसलिए ये नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? एक और नीला ग्रह के है ना, नीला ग्रह के नाम से। अब चंद्रमा के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। मतलब हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? पृथ्वी के मात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। जैसे जो चंद्रमा है इसका जो व्यास है, जैसे ये जो है इसके 1/4, जैसे 1/4 मीन्स ये हो गया है ना। जैसे 1 2 है ना, ये 2 3 ये 4 हो गया। तो 4 1/4 मात्र है ना। इसका जो व्यास है सो केवल 1/4 है। इसका इतना बड़ा केवल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह में खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक पृथ्वी का लगभग है ना 3,84,000 किलोमीटर दूर है। मतलब हम लोग का जो खगोलीय पिंड की अपेक्षा ये क्या है? पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? तो 3,84 करोड़ है ना, सॉरी 84,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है। जो चंद्रमा है दोस्तों पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में लगभग कितना दिन पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। इस कारण पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। बोलता है अपने अक्ष पर एक चक्कर है ना, एक चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी को हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। कितने भाग दिखाई देता है? एक भाग मात्र दिखाई देता है। चंद्रमा है ना हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पर ना पानी है, ना वायु
वायु है इसकी सतह पर्वत एवं गड्ढे ये चंद्रमा की सतह में छाया बनाते हैं, है ना। पूर्णिमा के दिन रात एवं चंद्रमा इसकी छाया दिखाई जा सकता है। सूर्य किरणों के पृथ्वी का करता है जिन्हें जिस कारण से पृथ्वी का रात में प्रकाश मिलता है। ठीक है। अब ग्रहण, ग्रहण क्या है? सो यहाँ ग्रहण, ग्रहण खगोलीय घटना है। ग्रहण क्या है? एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी चंद्रमा की परिक्रमा अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है ना। तो ग्रहण जो है सो दो प्रकार के है। ग्रहण कितने हैं? दो प्रकार के, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिसके कारण, है ना, चंद्रमा वाला भाग दिखाई नहीं देता है, इसलिए चंद्र ग्रहण कहते हैं। मतलब उसी को क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है। यहाँ चंद्र ग्रहण, यहाँ चंद्र ग्रहण कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ ये सूर्य है। ठीक है। ये सूर्य हो गया, है ना, सूर्य, ये सूर्य हो गया, और यहाँ पृथ्वी है, ये यहाँ चंद्रमा है, और इसी के बीच में पृथ्वी आ गया। यहाँ पर देखिए पृथ्वी आ गया, है ना। यहाँ सूर्य और यहाँ चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गया, तो कौन सा ग्रहण लगेगा? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा, यहाँ चंद्रमा आ गया तो ये क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्लियर हो गया। जब ये सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण। ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सूर्य से पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 किलो, है ना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसकी इसकी गति लगभग इतना है। ठीक है। 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसके बावजूद भी सूर्य के पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। सूर्य के पृथ्वी में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, जबकि पृथ्वी सूर्य के केवल इतना सेकेंड लगता है। जैसे चंद्रमा से पृथ्वी में परिवर्तित प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड, मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड का समय लगता है। आने कुल मिला के 90 सेकेंड लगता है ना, चंद्रमा से पृथ्वी में आने। लेकिन यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है सो पृथ्वी में आने में लगभग कितना लग जाता है? 8 मिनट। मतलब 8 मिनट मीन्स 6 गुना 8 कर दीजिए, 8 6 48, है ना, 8 से 48, मतलब 480 सेकेंड हो जाएगा ये, है ना। तो इतना समय लगता है। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या है? ग्रह तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे छोटे छोटे जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये आकार ग्रहों में छोटे एवं उल्का पिंडों के बड़े होते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? तो मंगल एवं बृहस्पति, है ना, बृहस्पति है ना, बृहस्पति के बीच जो यहाँ पर क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह यहीं पर पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही एक भाग है जो कई वर्षों पहले विस्फोट के कारण ग्रह से टूटकर अलग हो गए, है ना। नेक्स्ट हम लोग उल्का पिंड के बारे में जानते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए एक पिंड दिखाई पड़ते हैं, उसे उल्का पिंड कहते हैं। जैसे कभी कभी दोस्तों आप रात के समय आप छत में सोए होंगे, है ना, तो कभी कभी देखिएगा एक लाइट सा जला हुआ आसमान से क्या होता है? तारा एक गिरता है, उसी को क्या बोलते हैं? उल्का बोलते हैं। उल्काओं का जो है ना अंश वायुमंडल में जलने के बीच पृथ्वी तक पहुंचता है, उसी को उल्का पिंड कहते हैं। जो जलता है उसको क्या बोलते हैं? उल्का बोलते हैं। और जो पृथ्वी पर आ जाता है जलते हुए, उसका अंश वायुमंडल पर जलने के बचकर जो आ जाता है उसी को क्या बोलते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग आकाशगंगा। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी, चारों ओर समूह है, एक पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। जैसे ये जो है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, है ना, ये एक सफेद रंग की पट्टी है, ये दिखाई दे रहा है।
आपको ये जो है दोस्तों इसी को आकाश गंगा बोलते हैं। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद, है ना, सफेद पट्टी लाखों तारों का समूह है यहाँ दोस्तों। इसी को यह पट्टी ही क्या कहलाता है, तो आकाश गंगा कहलाता है, आकाश गंगा। हमारे हमारे सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारे सौरमंडल भी इस आकाश गंगा का ये क्या है, भाग है ना, एक क्या है, भाग है, ठीक है, भाग है। यह प्राचीन प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसके जो तुलना किया गया था, किससे किया गया था, एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार से इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। गंगा के नदी के नाम से पड़ गया, है ना, बहती एक नदी के समान देखा गया था प्राचीन काल में, है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आकाश गंगा। आकाश गंगा के आकार के अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर अगर हमारे पूरे सौरमंडल के चक्र क्षेत्रफल को 1 रुपये के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो उसकी तुलना आकाश गंगा का क्षेत्र भारत का क्षेत्रफल का लगभग 1.5 गुना होगा। कितना होगा, लगभग 1.5 गुना ही होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, आकाश गंगा करोड़ों तारों, है ना, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों तथा प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों करोड़ों बादलों जैसे गैसों है ना, आकाश गंगा जो मिलता है वो ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ब्रह्मांड विशालतम, है ना, विशालतम कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में अत्यधिक अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, मतलब डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग उपग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी चक्कर लगाता है। मतलब उपग्रह किसको बोलते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, उपग्रह, है ना। उपग्रह खगोलीय पिंड पिंड के जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे ग्रह सूर्य एक ग्रह है ना, वो किसका चक्कर लगाता है, सूर्य ग्रह, जैसे सूर्य है ना, सूर्य है तो वो अपना, जैसे सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह है वो सब क्या है, उसके चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार ग्रह, है ना, ये उपग्रह भी है। सो ग्रह के बीच में उसके क्या करते हैं, ये ग्रह है तो इसके चारों ओर क्या करता है, वो चक्कर लगाता है ना, उसी को उपग्रह कहते हैं, ठीक है। बुध एवं शुक्र ग्रह एक उपग्रह नहीं बल्कि नहीं है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। बृहस्पति का एकमात्र सर्वाधिक उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे बड़ा कौन है, गैनीमेड है, गैनीमेड है, ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह ये सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सबसे यहाँ है, यहाँ पर पृथ्वी का पहला मानव, है ना, मानव निर्मित, है ना, उपग्रह स्पुतनिक 1 है। मानव द्वारा जो पहला, है ना, पहला जो है सो निर्मित कृत्रिम उपग्रह कौन है, स्पुतनिक 1 है। सोवियत संघ वर्तमान रूस में द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को क्या है, छोड़ा गया था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ है दोस्तों, इनसेट है, एडोसेट है ना, IS ये है इत्यादि, ये सभी जो है सो है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये मानव निर्मित उपग्रह, है ना, यहाँ पर दूरसंचार खोज संबंधी के लिए मानव निर्मित उपग्रह विकास किया। वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में, उसके ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के साथ पृथ्वी के संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों का है ना, प्रेक्षण ज्ञान तथा अंतरिक्ष के भेजक स्थापित किया गया है। ये सभी जो है दोस्तों, ये क्यों क्यों किया गया है, मानव निर्मित उपग्रह उपयोग, है ना, टेलीविजन के लिए किया जाता है ना, रेडियो के लिए किया जाता है, टेलीफोन के लिए, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि सेवाओं के लिए ये सभी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, तो आज हम इतना ही रखते हैं। अपना GR क्लासेस मेरा जो है दोस्तों उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन ग्रुप डी हो गया, आप कंपटीशन में कुछ भी हो गया, आप इसमें सौरमंडल के बारे में, ये NCERT बुक है दोस्तों, इसे जरूर फॉलो करें और GR क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना